हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस बात का आपको ज्ञान है। उसके बाद में हमने शुरू किया था छोटे छोटे ऐसे टॉपिक जो हमें अपने ज्ञान में वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी इनमें से छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं। तो उन प्रश्नों की तैयारी की वजह से हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पुनः पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन का संविधान जो हमने शुरू किया था। उसमें हम देखते हैं कि शासन में सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या रहती है। तो सम्राट की वास्तविक स्थिति से आप लोग वाकिफ हैं कि क्या है सम्राट की वास्तविक स्थिति। जैसा हमें ज्ञात है कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था होने की वजह से जो शासक होता है, यानी वास्तविक प्रधान जो है, कार्यपालिका का प्रधान जो है, वास्तविक प्रधान यानी उसे सम्राट कहते हैं या शासक या राजा हम कह सकते हैं। तो उसकी वास्तविक स्थिति कैसे होती है कि शासक कैसा है? औपचारिक पद है, सम्माननीय पद है। जैसा भारत का राष्ट्रपति होता है वैसा ही इंग्लैंड में या अमेरिका में सम्राट होता है। तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है, इसे समझाने के लिए कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम उसको समझाएंगे कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है, वो कितना प्रभावी होता है शासन के अंदर और कितना शासन शून्य हो सकता है। इन दोनों ही चीजों का हम तुलनात्मक अध्ययन आज करने जा रहे हैं कि शासक की वास्तविक स्थिति बहुत ही सर्वोपरि है या उसका स्तर उससे कुछ कम है। तो पहला पॉइंट है, सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। कि सम्राट यानी राष्ट्रपति या वहां का शासक कोई गलती नहीं कर सकता। उसके मुख्य कारण क्या है, क्यों नहीं कर सकता? वो भी इंसान है और इंसान चाहे से कोई भी हो गलती कर सकता है। तो सम्राट कोई गलती क्यों नहीं कर सकता? तो उसके कारणों को के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो ये बात निकल कर आती है कि सम्राट को विशेष प्रकार की उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। उन्मुक्तियों का अर्थ है विशेषाधिकार, कि यदि सम्राट से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तब भी उसकी गलती को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये उसका विशेषाधिकार रहता है। तो गलती है तब भी उसे नहीं माना जाता। दूसरी बात हम जो करते हैं कि एक बहुत ही अच्छी कोटेशन लिखी है सम्राट की वास्तविक स्थिति के बारे में कि राजा का जैसा जो कार्य है वो क्या है कि सम्राट कोई काम नहीं करते हैं। सम्राट कुछ भी कोई विशेष उनका वो ब्रिटेन के सम्राट का कोई विशेष ऐसा अधिकार नहीं है कि ये उन्हीं को करना है। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि राजा कोई कार्य नहीं करता, दूसरा पॉइंट जो मैं क्लियर कर रही हूँ कि राजा व्यवहार में कोई कार्य नहीं करता, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं कहते और न करते हैं बुद्धि की कोई बात। अर्थात यह नितांत सत्य है। राजा चार्ल्स ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती है, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि राजा कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि राजा के नाम से कार्य होते हैं। कार्य कौन करता है? उसके मंत्री करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में राजा कोई कार्य नहीं करता। तीसरी बात है कि प्रत्येक कार्य अन्य व्यक्ति उत्तरदायी, कि जितने भी कार्य हैं राजा के उन सभी कार्यों के प्रति राजा स्वयं उत्तरदायी नहीं है, वरन कोई अन्य व्यक्ति ही उसके कार्यों को अंजाम देता है। इसलिए राजा
प्रत्येक कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है, दूसरों को भी गलत काम के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। कि राजा ना तो स्वयं गलती कर सकता है और ना ही किसी दूसरे को गलत कार्य के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता, किसी को अधिकृत नहीं कर सकता कि मेरा ये काम फला फला व्यक्ति कर देगा। जो भी संविधान में प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान ही समस्त कार्यों को पूर्ण किया जाता है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना तो वो स्वयं गलती करता है और ना ही किसी गलत कार्य को करने के लिए किसी दूसरे को अधिकृत कर सकता है। अगला है कि राजा के कार्य सदैव सही, कि राजा के नाम से ही समस्त कार्य होते हैं। राजा यानी सम्राट के नाम से समस्त कार्य होते हैं, तो उन समस्त कार्यों को वो स्वयं नहीं करता। कौन करता है? प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल करता है। इसलिए जो इतने राजनीतिज्ञ हैं, जो इतने विशेषज्ञ हैं राजनीति के, जो समस्त कार्यों में प्रत्येक कार्यों में पूर्ण वाद विवाद के बाद कोई निर्णय लेते हैं, पूरे इफ एंड बट्स देख कर निर्णय लेते हैं, तो उनके कार्य में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अतः राजा का कार्य सदैव सही होता है। तो इन पांचों पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। अगला दूसरा पॉइंट है, सम्राट स्वर्णिम शून्य है। स्वर्णिम शून्य का अर्थ होता है कि स्वर्ण की भांति चमकने वाला, जो अपने स्वर्णिम आभा से सबको आकर्षित करता है। क्योंकि शासन के प्रत्येक कार्य राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति या कार्यपालिका अध्यक्ष के नाम से होते हैं, जिसे ब्रिटेन में सम्राट कहा जाता है। तो सम्राट के नाम से जब समस्त कार्य हो रहे हैं तो उसके स्वर्णिम आभा वहां तक पहुंचती है। लेकिन क्योंकि उन कार्यों के लिए वो स्वयं जिम्मेदार नहीं है, उसका प्रत्येक कार्य उसका मंत्रिमंडल करता है, इसलिए वो शासन कार्य में अपनी जीरो भूमिका निभाता है। तो इस जीरो भूमिका की वजह से कहा जाता है कि सम्राट स्वर्णिम व शून्य है। स्वर्णिम मीन्स चमकता हुआ, सोने की भांति बिल्कुल स्पष्ट और 100% प्योर, लेकिन शून्य है, शक्तियों में वो शून्य है। अगला है, सम्राट राज करता है, शासन नहीं। कि इसी चीज को हम पुनः दोहराएंगे कि सम्राट राज करता है। राज का अर्थ है कि समस्त राजकीय कार्य सम्राट के हस्ताक्षर के बिना पूर्ण नहीं होते। अंतिम स्वीकृति के लिए, राज कार्यों की स्वीकृति के लिए, राजकीय सम्मेलनों में जाने आने के लिए राष्ट्राध्यक्ष को ही भेजा जाता है, जो अपने देश की गरिमा को और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सफल होता है। तो सम्राट राज्य करता है लेकिन शासन नहीं करता। शासन के समस्त कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। इसलिए उसकी वास्तविक स्थिति राज करती है, शासन नहीं करती। अगला है सम्राट के विशेषाधिकार। कि सम्राट के पास कुछ ऐसे विशेषाधिकार हैं जो इसकी स्थिति को बहुत ही उच्च स्थिति में ला देते हैं। वो कौन कौन से उच्चाधिकार हैं? जैसे हम जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के चयन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी पद नियुक्ति है वो सभी सम्राट के हाथों होती है। लॉर्ड बनाने के अधिकार में भी किसी को राज्यसभा का अध्यक्ष बनाना हो, किसी व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनाना हो, जैसे भारत में राज्यसभा और ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के कोई व्यक्ति हैं, लॉर्ड बनाना है तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा आसानी से हो सकती है। लोक सदन का यदि विघटन करना हो, यदि निम्न सदन है और उसका विघटन करना हो तो राष्ट्रपति उसका विघटन आसानी से कर सकता है। तो ये भी उसका अधिकार है। और अगली बात है वीटो की, कि राष्ट्रपति के पास यानी सम्राट के पास एक वीटो पावर होती है।
जिसका अर्थ होता है निषेधाधिकार, कि वो किसी भी कार्य के लिए, चाहे से वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वो उसे यदि मना कर दे तो फिर संविधान में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सम्राट के इस निषेधाधिकार के विरुद्ध जा सके। और अंतिम शक्ति है कि सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है, कि शासन व्यवस्था चाहे जैसी चल रही है, लेकिन यदि शासन को प्रभावित करना है तो सम्राट के पास ये अधिकार है कि वो उसे प्रभावित कर सकता है। जैसे परामर्श देना, कि यदि राष्ट्रपति के स्वयं विवेक के द्वारा ऐसा कोई प्रश्न जो राष्ट्रीय हित का है, जिसकी संभावना राष्ट्रपति को पूरी होती है, तो ऐसे समय में चाहे से सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा उसे पूर्ण रूप से हरी झंडी दिखा दी हो, व्यवस्थापिका ने उस कानून को पूर्ण रूप से पारित कर दिया हो, लेकिन यदि राष्ट्रपति का कोई परामर्श है तो वह उसे पुनः जांच के लिए भेज सकता है, उसे रोक सकता है, संशोधित कर सकता है, यानी पूर्ण रूप से परामर्श देने का अधिकारी होता है। अगला है प्रोत्साहन। प्रत्येक कार्य को करने के लिए वो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार प्रोत्साहित करता रहता है, कि इस प्रोत्साहन के बिना शासन कार्यों में सक्रियता जो है वो नजर नहीं आती। इसलिए राष्ट्रपति सदैव अपने कर्मचारियों, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्रिमंडल के या विभिन्न विभागों के सदस्य हैं, उन सबको कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करता रहता है और कार्यों को सही ढंग से करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश देता रहता है या आदेश निर्देश देता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो चेतावनी भी दे सकता है, क्योंकि जहां नियुक्तियां उसके हाथों से होती है वहां पर पद मुक्ति भी सम्राट के हाथों ही हो सकती है। अतः यदि किसी कानूनी कार्यवाही में कोई अड़चन आ रही है, कोई व्यवधान आ रहा है, तो राष्ट्रपति चेतावनी देकर उस कार्य को रोक सकता है, निलंबित कर सकता है। अर्थात इन सब चीजों से हम अंदाज लगा सकते हैं कि शासन में जो है सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है। यूं तो रबड़ स्टैंप कहा जाता है कि केवल मोहर लगाने की काम आता है, उसके पास शक्तियां नहीं है, लेकिन शक्तियां इस रूप में अवश्य है कि वो उसके पद, उसके गरिमा, उसके मान सम्मान को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचा सकता।